जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से मैथ पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे जो है वो मैथ में आपको कंसेप्ट पहले बताया जाता है, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, उसके बाद प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हुए सारे हम अपने क्लास में करते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन। इसके पहले हमने जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने पढ़ा। रेशियो प्रोपोर्शन में हमने डीपली जो है वो लगभग 18 से 19 क्लास हुआ है। और आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे। तो मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ने के पहले जो है हम समझते हैं कि मिक्सचर क्या है और एलिगेशन क्या है। ठीक है, मिक्सचर और एलिगेशन क्या है। देखिए, मिक्सचर का हिंदी में अगर देखेगा तो इसका अर्थ होता है मिश्रण, और एलिगेशन का भी अर्थ होता है मिश्रण। बात समझ में आया? यानी कि हम मिक्सचर का भी हिंदी मिश्रण ही होता है और एलिगेशन का हिंदी भी मिश्रण ही होता है। तो आखिर जब दोनों का हिंदी मिश्रण ही है तो आखिर दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, मिक्सचर और एलिगेशन में। ठीक है, मिक्सचर हम किसे कहेंगे और एलिगेशन हम किसे कहेंगे? क्लियर है? देखिए, मिक्सचर जो है जब दो शुद्ध पदार्थों को एक साथ मिलाएंगे तब क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। क्लियर है? फिर से, जब दो शुद्ध पदार्थ को एक साथ मिलाएंगे तो वह कहलाएगा मिक्सचर। अब दो शुद्ध पदार्थ क्या हो जाएगा? जैसे हम सपोज मान लेते हैं कि एक आपका बकेट है जिसमें जो है आपका मिल्क है। क्या है? मिल्क है। ठीक है, इसमें सपोज मान लिया है कि मिल्क है आपका 10 kg, और दूसरा जो है एक आपका बकेट है, यानी उसमें जो है आपका वाटर कितना है? ठीक है, वाटर है सपोज मान लिया 15 kg। तब मिल्क जो है ये अपने आप में क्या है? शुद्ध है। वाटर जो है वो अपने आप में क्या है? शुद्ध है। तो यानी जब दो शुद्ध पदार्थ को हम मिलाएंगे तब जब जो मिश्रण बनेगा, मिलने के बाद जो बनता है उसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, तब यह क्या कहलाएगा? यह आपको मिक्सचर कहलाएगा। बात समझ में आया? यानी दो शुद्ध पदार्थ को मिलाने से मिक्सचर, मिल्क अपने आप में शुद्ध है और पानी भी अपने आप में शुद्ध है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अभी अगर जो दूध और मिल्क को मिलाए हैं तो ये एक तो तीसरा बर्तन है। इस तीसरा बर्तन में जो है अगर मान लिया जाए कि मिल्क और पानी का जो है अनुपात कितना होगा, तो दूध कितना था? दूध है आपका 10 लीटर। पानी कितना है? पानी है आपका 15 लीटर। जब दोनों का हम अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कितना आ जाएगा? ठीक है, अनुपात आ जाएगा आपका, कटता है तो काट दीजिए, तो 5 दूना का 10 और 5 तिया 15। यानी कि दूध का अनुपात कितना आ जाएगा? 2, और ये वाटर का अनुपात कितना आ जाएगा? ये आपका 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसे हम कहेंगे मिक्सचर। यानी किसी भी दो शुद्ध पदार्थ को मिला करके जो मिश्रण तैयार होता है उसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। जब इसे मिक्सचर कहा जा रहा है तो एलिगेशन किसे कहेंगे? ठीक है, एलिगेशन किसे कहेंगे? तो देखिए, मिक्सचर में क्या मिला रहे हैं? दो शुद्ध पदार्थ मिला रहे हैं। मिल्क भी शुद्ध था और पानी भी शुद्ध था। एलिगेशन में जो है जब दो अशुद्ध पदार्थ को हम मिलाएंगे तब वह एलिगेशन कहलाएगा। दोनों में समझ में आ रहा है? सपोज मान लिया जाए, देखिए जब दो शुद्ध और शुद्ध को मिलाए हैं, ठीक है, तो यह जो बना है यह आपको मिश्रण, यह क्या है? यह अशुद्ध है। तो सपोज मान लेते हैं कि एक पॉट में जो है मिल्क और वाटर का जो है रेशियो है वो कितना दिया हुआ है? 3:2। दूसरा एक पॉट है, इसमें जो है आपका मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है? इसमें रेशियो दिया है 4:3 दिया है। जब इसको मिलाएंगे यानी कि वाटर और मिल्क ये भी अपने आप में क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि यह दो शुद्ध पदार्थ को मिला हुआ मिक्सचर है। और ये भी क्या है? अशुद्ध है। यानी कि जब दो अशुद्ध पदार्थ को हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो बनेगा उसे हम कहेंगे क्या? एलिगेशन कहेंगे। बात समझ में आया? दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है? मिक्सचर का मतलब क्या? जब दो शुद्ध पदार्थ को मिलाएंगे तब कहलाएगा मिक्सचर। एलिगेशन का मतलब क्या? जब दो अशुद्ध पदार्थ को मिलाएंगे तब कहलाएगा एलिगेशन। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में समझ में आया आपको? डिफिनेशन भी आपको समझ में आया? अभी हम समझते हैं कि जब मिक्सचर या एलिगेशन से, यानी कोई मिश्रण है, अगर उस मिश्रण से जो है हम मिश्रण का मात्रा अगर निकाल देते हैं तब अनुपात में क्या फर्क पड़ेगा? क्या अनुपात में परिवर्तन होगा? एकदम बेसिक बेसिक समझेंगे तब उसके बाद हम प्रश्न में आएंगे। ठीक है, सपोज मान लिया जाए कि आपका ये 40 लीटर का जो है, ठीक है, ये 40 लीटर का कोई मिश्रण है। ठीक है, ये क्या है? मिश्रण है। बात समझ में आया? इसमें जो है सपोज मान लिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात, चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, स्पेस कम हो जा रहा है। सपोज मान लिया जाए ये 40 लीटर क्या है? यह मिश्रण है।
और यह मिश्रण जो है यह दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, किसका मिश्रण है? दूध और पानी का मिश्रण। इसमें दूध और यह है आपका पानी। सपोज मान लेते हैं कि दूध और पानी का अनुपात जो है वह 3:2 है। अब यह कहेगा कि इस मिश्रण में से अगर हम 10 लीटर मिश्रण को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। कितना निकाल रहे हैं? 10 लीटर को, जो मिश्रण को हम निकाल देते हैं, तब बचे हुए शेष मिश्रण में, ठीक है, शेष मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर आपको दूध और पानी का अनुपात क्या होगा फिर से समझते हैं। एक 40 लीटर मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया है 3:2। यदि कोई व्यक्ति जो है 10 लीटर मिश्रण को बेच देता है या उसमें निकाल देता है, तो इसमें जो है बचे हुए मिश्रण में जो है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग समझते हैं। ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर हम इसमें से देखिए शेष मिश्रण कितना होगा, चलिए निकालते हैं इसको। शेष मिश्रण जब निकालेंगे, ठीक है, तो टोटल प्रारंभ में कितना मिश्रण था? 40 लीटर। निकाला कितना गया है? 10 लीटर। बचेगा कितना? 30 लीटर। कितना बचेगा? 30 लीटर बचेगा। तो अगर हम मिश्रण में से मिश्रण की मात्रा को अगर निकालते हैं, तो शेष मिश्रण में भी जो है दूध और पानी का अनुपात कितना रह जाएगा? यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात देखेंगे तब 3:2 ही होगा। जो 10 लीटर मिश्रण निकाला गया है, ठीक है, यह 10 लीटर जो मिश्रण निकाला गया है, अगर इसमें पूछता आपको दूध और पानी का अनुपात, तो इसमें भी आपको दूध और पानी का अनुपात जो है 3:2 ही रहता है। बात समझ में आया? यानी कहने का अर्थ ये है, आप नोट कर लीजिए कि मिश्रण जिस रेशियो में मिलाया गया है, अगर ऊपर से मिश्रण का जितना भी मात्रा हम निकाल लेते हैं, तो मिश्रण के रेशियो में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो मिश्रण में जो है सबसे पहला पॉइंट क्या आया? तो मिश्रण में सबसे पहला पॉइंट आया है कि मिश्रण से अगर मात्रा हम निकालते हैं, ठीक है, मिश्रण से अगर मात्रा हम निकालते हैं तो मिश्रण के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो नोट में आप पहला पॉइंट लिख लीजिए कि मिश्रण, लिखिए, मिश्रण को निकालने से, मिश्रण को निकालने से किसमें परिवर्तन नहीं होगा? अनुपात, अनुपात तथा प्रतिशत नहीं बदलता है। अनुपात तथा प्रतिशत नहीं बदलता। ठीक है, क्या होगा? अनुपात तथा प्रतिशत नहीं बदलता। बात समझ में आया? यानी कि आप ध्यान रखिएगा कि मिश्रण जो है कितना भी मात्रा रहेगा, अगर उस मिश्रण में से हम 1 लीटर निकाल लें, 2 लीटर निकाल लें, या अगर 40 लीटर का मिश्रण था आप टोटल 35 लीटर ही निकाल दें, तो निकाले गए मात्रा में भी अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा, और जो शेष मात्रा बचेगा उसमें भी अनुपात में या प्रतिशत में जो है परिवर्तन नहीं होता। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है, एक पॉइंट आप ध्यान में रखिए, इसमें टोटल 3 पॉइंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कि मिश्रण के मात्रा निकालने से अनुपात और प्रतिशत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, चलिए इस पे हम एक प्रश्न लिखते हैं और फिर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो प्रश्न चलिए लिखिए। ठीक है, प्रश्न हम ऐसे बनाते हैं और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सपोज मान लिया जाए कि एक बर्तन है, ठीक है, बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे दिया है। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात यानी मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 3:2 है। साथ ही साथ कह रहा है कि यदि उसमें कुल मिश्रण जो है 39 लीटर है, यानी टोटल मिक्सचर कितना है? टोटल मिक्सचर जो है, टोटल मिक्सचर जो है वह कितना है? आपका 39 लीटर मिक्सचर है। बात समझ में आया? अब कह रहा है उसमें कि 4 लीटर मिक्सचर को, 4 लीटर मिक्सचर को जो है निकाल दिया जाता है। ठीक है, 4 लीटर मिक्सचर को क्या कर देना है? निकाल देना है, निकाल देंगे। ठीक है, 4 लीटर मिश्रण को निकाल देंगे। तो कह रहा है कि शेष मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा ज्ञात करें। शेष मिश्रण में क्या निकालना है? दूध और पानी की मात्रा। शेष मिश्रण में किसकी मात्रा निकालना है? दूध की मात्रा क्या होगी? पहला, क्लियर है? और पानी की मात्रा क्या होगी यह आपको बताना है। बात समझ में आया? दूध की मात्रा और पानी की मात्रा। देखिए, हम तो पहले एक कंसेप्ट से समझे कि अगर मिश्रण से हम उसकी मात्रा जो है निकालते हैं, तो निकाले हुए मात्रा में भी मिक्सर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही साथ जो शेष बचेगा उसमें भी अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हम पहला पॉइंट समझे, नोट में लिखे थे। तो पहले जो है वो मिक्सर कितना है? तो पहले मिक्सर है आपका 39 लीटर। निकाला कितना जा रहा है? निकाला जा रहा है आपको 4 लीटर। तो शेष कितना बच जाएगा? तो शेष मिश्रण जो बचेगा,
शेष मिश्रण कितना बचेगा, शेष मिश्रण बचेगा 39 लीटर में से 4 लीटर को अगर हम निकाल देते हैं तो बाकी बचा कितना, 45 लीटर मिश्रण। और हम जानते हैं कि शेष मिश्रण में जो है वह अनुपात में कोई परिवर्तन आपको नहीं होगा। ठीक, जब कोई परिवर्तन नहीं होगा यानी पहले 49 लीटर में भी दूध और पानी का अनुपात 3:2 ही रहेगा, और बाद में भी जो 4 लीटर मिश्रण जब निकाल देते हैं तो उसमें भी दूध और पानी का अनुपात 3:2 ही रहेगा। कैसे 3:2 रहेगा वो भी हम आपको प्रूफ करके इसी एग्जाम्पल से हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है कि दूध की मात्रा और पानी की मात्रा, तो अनुपात दूध और पानी का अनुपात क्या रहेगा, सेम ही रहेगा निकालने के बाद भी, यानी 3:2। यहाँ दिया हुआ है आपको टोटल शेष मात्रा कितना दिया हुआ 45 लीटर, और अनुपात कितना दिया हुआ है 3:2। तो यहाँ पर हम अनुपातिक अगर बराबर करेंगे यानी तुलना करेंगे, तो हमने आपको ऐसा बहुत सारा प्रश्न आपको बताया है कि मात्रा अगर योग दिया हुआ है तो हम अनुपात में भी योग करेंगे, यानी संख्या में योग तो अनुपात में योग, संख्या में गुना तो अनुपात में गुना, संख्या में अंतर तो अनुपात में अंतर, संख्या का एलसीएम तो अनुपात का एलसीएम। यानी जो प्रक्रिया हमारे संख्या के साथ किया जाता है वही प्रक्रिया हम अनुपात के साथ भी करेंगे। तो यहाँ पर शेष मिश्रण में जो है वह दूध और पानी का मात्रा का योग दिया हुआ है, तो यहाँ पर अनुपात में भी हम क्या करेंगे, अनुपात में भी हम योग करेंगे। तो 3:2 कितना हो जाएगा, अनुपात 5। तो अनुपात 5 को तुलना कर सकते हैं कितना से, अनुपात 45 लीटर से। तो अनुपात 5 का मान 45 लीटर, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, 9 लीटर। तो यानी लिख दीजिए अनुपात 1 का मान हो जाएगा आपका 9 लीटर। ठीक, जब अनुपात 1 का मान है 9 लीटर तो दूध कितने अनुपात में है, तो दूध है आपका 3 के अनुपात में, तो इसको गुना कर दीजिए 9 से, तो हो जाएगा 9 तिया 27 लीटर। अनुपात 1 का मान 9 लीटर है तो पानी कितना अनुपात में, 2 अनुपात में, तो इसको गुना कर दीजिए 9 से, तो 9 दूना 18 लीटर। ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा था कि दूध की मात्रा कितनी होगी शेष मिश्रण में, तो दूध की मात्रा हो जाएगी आपको 27 लीटर, और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो पानी की मात्रा हो जाएगी 18 लीटर। ठीक है, अभी हमने जो आपका लास्ट स्लाइड में हमने आपको बताया कि मिश्रण को निकालने से अनुपात और तथा प्रतिशत में नहीं बदलता है। ठीक है, अनुपात और प्रतिशत क्या होगा, नहीं बदलता है, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अभी आप देखिए पहले प्रारंभ में कितना लीटर मिश्रण था, 49, 4 लीटर निकाल दिए, तब बचा कितना 45 लीटर। 45 लीटर में दूध की मात्रा आया 27 लीटर और पानी की मात्रा आया 18 लीटर। अभी यहाँ से अगर हम फिर से हम अनुपात निकालेंगे शेष मात्रा में से, तो यहाँ पे शेष मात्रा में दूध कितना है, ठीक है, दूध है आपका 27 लीटर, और पानी कितना है, पानी है आपका 18 लीटर। इसको काटिए तो 9 तिया 27 और 9 दूना का 18, अनुपात में परिवर्तन हुआ, यानी प्रारंभ में भी अनुपात कितना था 3:2, और बाद में भी अनुपात कितना है 3:2। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर टोटल मिक्सचर या अगर एलिगेशन है, यानी टोटल मिश्रण में अगर मिश्रण का मात्रा हम निकालते हैं तो जो अनुपात प्रारंभ में रहेगा वही अनुपात जो है वह बाद में रहेगा, यानी अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ तक समझ में आ रहा है, मिश्रण में से मात्रा निकालने से निकाली हुई मात्रा में भी अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा, और साथ ही साथ जो है वह शेष मिश्रण में भी अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। तो अब प्रश्न हो गया, जब निकालने से परिवर्तन नहीं होता है तो क्या अगर कोई मिश्रण दिया हुआ है तो उसमें अगर हम कोई बाहर से, जैसे सपोज मान लीजिए कि दूध और पानी का मिश्रण था, तो निकालने से तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या उसमें से अगर हम बाहर से अगर दूध मिला देते हैं तो क्या अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि निकालने से जब अनुपात में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या मिलाने से भी अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका जवाब है कि होगा। बात समझ में आया, निकालने से अनुपात में या प्रतिशत में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अगर हम मिश्रण में कोई बाहर से अगर हम दूध मिला देंगे तो दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, तो अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम पानी मिला देते हैं तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, उसमें भी अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ में है, ठीक है, यानी कि निकालने से क्या हो रहा है, परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हम मिलाएंगे तब परिवर्तन होगा। यानी इसी में सपोज मान लिया जाए कि अगर मिश्रण दूध और पानी का था, दूध की मात्रा हम एक्स्ट्रा और मिला देंगे तो दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, तो दूध का अनुपात बढ़ेगा। पानी की मात्रा अगर हम डाल देंगे तो पानी का मात्रा बढ़ेगा, तो पानी का अनुपात बढ़ जाएगा। क्लियर है, यानी मिश्रण को निकालने से अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है शेष मिश्रण में, लेकिन अगर हम मिश्रण में कुछ बाहर से हम मिलाते हैं तब अनुपात में परिवर्तन होगा। बात समझ में आया, तो चलिए एक प्रश्न हम उसका लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
तो चलिए इसी क्वांटिटी को हम सेम रखते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि मिश्रण जो है वो आपका 49 लीटर दिया हुआ है, जो पहले पीछे का प्रश्न था उसी प्रश्न को हम कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि निकालने से जो परिवर्तन नहीं हुआ तो मिलाने से क्या परिवर्तन होता है या नहीं होता है, वो हम प्रूफ करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर सपोज मान लिया जाए कि टोटल मिश्रण जो है, ठीक है, टोटल मिश्रण कितना दिया हुआ है, सपोज पहले हमारा तो 49 लीटर, चलिए यहाँ भी मान लिया 49 लीटर। अब इसमें इस 49 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, इसमें जो है मिल्क और वाटर का अनुपात जो है वो 3:2 है, पीछे जैसे माना था। अब इसमें यदि इस मिश्रण में 4 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए, ठीक है, निकाला निकाला जाए निकाला जाए कितना, 4 लीटर मिश्रण सपोज हम निकाल देते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद कर रहा है और 3 लीटर दूध मिला दिया जाए, ठीक है, मिलाया, चलिए निकाला जाए, मिश्रण निकाल दिया जाए और क्या कह रहा है कि दूध, इसमें दूध मिला दिया जाए, ठीक है, दूध मिला दिया जाए। दूध कितना मिला दिया, 3 लीटर मिला दिया। अब इसमें कह रहा है कि दूध और पानी का जो है अनुपात आप ज्ञात करें। क्या निकालना है, इसी में आपको निकालने के लिए कह दिया जाए कि दूध का अनुपात और पानी का अनुपात जो है वह क्या हो। बात समझ में आया। पिछला प्रश्न में हमने देखा था कि टोटल मिक्सचर जो था आपको 49 लीटर था, उसमें 49 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात था 3:2। उसमें 4 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाता है, तो शेष मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा निकालना था। मात्रा कहने का मतलब कितना दूध है और कितना पानी है। अभी इस प्रश्न में कह रहा है, उसी में थोड़ा सा हम चेंज किए हैं कि टोटल मिश्रण है आपका 49 लीटर, इसमें दूध और पानी का अनुपात है 3:2। अब इसी प्रश्न में कह रहा है कि 4 लीटर दूध निकाल दिया जाए, यानी कि लास्ट में जहां यहाँ तक था। अब इसमें कह रहा है कि 4 लीटर दूध निकाला, साथ ही साथ जो है 3 लीटर दूध और मिला दिया जाए, तब अनुपात में क्या परिवर्तन होता है या नहीं होता। चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, फिर हम पॉइंट को हम नोट करेंगे। बात समझ में आया, ठीक है, तब हम पॉइंट को क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो देखिए टोटल मिक्सचर कितना दिया हुआ है, ठीक है, टोटल मिक्सचर है आपका 49 लीटर। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो आपका दिया हुआ 3:2 दिया हुआ और टोटल मिक्सचर दिया है 49 लीटर। तो अगर हम शेष मिश्रण निकालेंगे, यानी कि निकालने के बाद शेष मिश्रण, तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए कि शेष मिश्रण में जो है अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो शेष मिश्रण का जो है आपका मात्रा कितना हो जाएगा, तो टोटल प्रारंभ में था 49 लीटर, निकाला कितना 4 लीटर, तो शेष कितना बच जाएगा 45 लीटर, ठीक। और ये शेष 45 लीटर में जो है दूध और पानी का अनुपात में परिवर्तन नहीं होता, हमने लास्ट प्रश्न में आपको प्रूफ करके भी दिखाया। तो जब यहाँ पर आपका मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है, 3:2 दिया है 2, क्लियर है। टोटल मिक्सचर कितना है, शेष मिक्सचर 45 लीटर, तो यहाँ पर मिक्सचर का योग है तो अनुपात का भी योग करेंगे, तो 3 और 2 का योग करेंगे तो अनुपात हो जाएगा 5। अनुपात का योग तो आपका मिक्सचर का योग, यानी जो प्रक्रिया मिक्सचर के साथ है वही प्रक्रिया हम अनुपात के साथ करेंगे और तुलना कर देंगे, तो अनुपात का योग आया 5, इसको तुलना करेंगे 45 लीटर से। अगर 5 अनुपात का मान 45 लीटर है तो अनुपात 1 का मान कितना होगा 9 लीटर। तो चलिए अनुपात 1 का मान हो गया आपका 9 लीटर। बात समझ में आया, अनुपात 1 का मान हो गया कितना 9 लीटर। अभी जो है अनुपात 1 का मान 9 लीटर है, दूध का अनुपात कितना है अनुपात 3, तो इसमें गुना कर दीजिए 9 से, तो हो जाएगा 9 तिया 27 लीटर। और इसमें जो है पानी का कितना हो जाएगा, तो पानी का मात्रा हो जाएगा आपको, यानी कि इसको 9 से गुना कर दीजिए तो 9 दूना 18 लीटर। कितना लीटर 18 लीटर। अभी प्रश्न में कह रहा था तो निकाल दिया जाए तब अनुपात जो है, अगर यहाँ पर मात्रा कहेगा तो मात्रा हो जाएगा 27 लीटर और 18 लीटर। अगर इसी में जो है अगर अनुपात पूछता, ठीक है, तो अनुपात में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, सेम वही रह जाता है। लेकिन अभी प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि निकालने के बाद जो इसमें क्या किया जा रहा है कि दूध जो है वह 3 लीटर मिला दिया जाए। तो मिला क्या रहा है, दूध या पानी, मिला रहा है दूध। जब दूध मिला रहा है तो ये हो गया आपका दूध, यानी कि मिल्क, और ये हो गया आपका पानी। तो जो मिलाएगा उसी के मात्रा में जो हम ऐड करेंगे, तो मिला रहा है दूध, तो दूध के मात्रा में हम 3 लीटर दूध हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब 3 लीटर दूध ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 3 कितना हो जाएगा 30 लीटर, और पानी कितना है 18 लीटर, ठीक है। अभी अगर इसी प्रश्न में जो है ये पूछता कि दूध मिलाने के बाद जो है मात्रा पूछता, क्या पूछता,
मिल्क का जो है मात्रा पूछता है, मिल्क का मात्रा। तो मिल्क का मात्रा कितना हो जाएगा, तो मिलाने के बाद हो जाएगा 30 लीटर। और अगर इसे पूछा वाटर का मात्रा कितना होगा, तो वाटर में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 18 लीटर। लेकिन पूछ रहा है क्या, दोनों का अनुपात पूछ रहा है। चलिए अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब हम मिल्क और वाटर का अनुपात मिलाने के बाद अगर निकालेंगे तो मिल्क कितना है 30 लीटर और वाटर कितना है 18 लीटर। कटता है तो काट दीजिए, कटेगा आपको 3 से कटेगा, 3 दहा का 30 और 3 छक 18 और कटेगा और कटेगा, 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6। यानी कि मिल्क और दूध का मिल्क और वाटर का अनुपात कितना आ जाएगा 5:3। कितना आ जाएगा 5:3। बात समझ में आया। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चला कि प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात है 3:2। जब हम निकाले तब कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन मिलाने से जो है देखिए यहाँ पर पहले तो 3:2, अब हो गया 5:3। यानी कि यहाँ से जो है आपका निष्कर्षण ये निकलता है कि मिश्रण से अगर हम मात्रा निकालते हैं तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन मिश्रण में अगर हम कुछ बाहर से हम मिला देते हैं, या दूध मिला दें या पानी मिला दें, यानी जिस चीज का भी मिश्रण हो, अगर बाहर से उसमें हम मिलाते हैं तब अनुपात में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्लियर है, क्या होगा, परिवर्तन होगा। चलिए तो इसको पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट हम नोट कराए थे कि मिश्रण में मात्रा को निकालने से अनुपात और प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए इसमें आप नोट कर लीजिए कि मिश्रण को निकालने से अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन मिश्रण में कोई भी मात्रा मिला देने से अनुपात और प्रतिशत में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी कि दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि मिश्रण में कोई भी मात्रा क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, मात्रा मिला दिया जाए तो क्या होगा, तो अनुपात और प्रतिशत क्या होगा, बदल जाएगा। अनुपात तथा प्रतिशत क्या होगा, दोनों में परिवर्तन होगा। अनुपात में ही परिवर्तन होगा, अनुपात तथा प्रतिशत दोनों में क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी बदल जाएगा। बात समझ में आया, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है बाद में क्या मिला रहा था, दूध मिला रहा था। चलिए एक हम पानी मिला करके भी देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न मान लिया जाए कि मिश्रण जो है वह कितना है, 45 लीटर है। मिश्रण कितना है, 45 लीटर है। अब इसमें जो है मान लिया कि 8 लीटर क्या कर रहा है, पानी मिला रहा है। ठीक है, पानी मिला रहा है। तब प्रश्न पूछ रहा है कि आपका अनुपात जो है, तब मिल्क और वाटर, ये अनुपात कितना है, मिल्क और वाटर का अनुपात क्या हो। प्रारंभ में दे देगा आपको, अनुपात दे देगा प्रारंभ में कितना अनुपात था। सपोज मान लेते हैं कि प्रारंभ में अनुपात 5:4। पिछले प्रश्न में हम क्या मिलाएं, अब पिछला प्रश्न मिलाएं दूध, इस प्रश्न में हम क्या मिला रहे हैं, एक हम पानी मिला के भी आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण आपको 45 लीटर। टोटल मिश्रण कितना है 45 लीटर, अनुपात कितना दिया है 5:4। तो टोटल मिश्रण का अनुपात दिया है मिल्क और दूध का 5:4 दिया है 4। तो यहाँ पर टोटल मिश्रण का योग है, तो अनुपात का भी क्या करेंगे, हम योग करेंगे, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो अनुपात हो जाएगा 9। क्लियर है, अनुपात 9। अनुपात 9 कितने का बराबर, अनुपात टोटल अनुपात बराबर हो जाएगा टोटल मिश्रण का तुलना कर देंगे, तो अनुपात 9 का मान 45 लीटर, तो अनुपात 1 का मान कितना 9 लीटर। तो अनुपात 1 का मान आ गया आपका 9 लीटर। ठीक है, 1 का मान आ गया 9 लीटर। अब अलग अलग मान निकाल लेंगे तो मात्रा कितना है, तो अनुपात 1 का मान 9 लीटर, दूध का अनुपात कितना है 5, तो इसको गुना कर देंगे 9 से, तो कितना हो जाएगा 45 लीटर। पानी का अनुपात कितना है 4, 1 अनुपात का 9 लीटर मान है, तो अनुपात 4 का मान हो जाएगा 9 चौको 36 लीटर। सॉरी 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 सॉरी, पूरा गड़बड़ हो गया। 9 पचे 45 होता है ना, तो अनुपात 1 का मान 5 होगा ना।
ठीक है, 9 पिछला क्वेश्चन वाला बैठा हुआ है दिमाग में। चलिए होता है। ठीक है, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 25 लीटर दूध हो जाएगा और 5 को 20 लीटर क्या हो जाएगा, 20 लीटर आपका पानी हो जाएगा। ठीक है, अभी इस प्रश्न में जब पिछला में दूध मिलाए थे, इसमें क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है। तो ये हो गया आपका क्या है, ये 25 लीटर जो है ये दूध है और 20 लीटर जो है यह पानी है। मिला क्या रहा है, पानी मिला रहा है। तो जो जो मिलाएगा उसका मात्रा बढ़ेगा। तो मिला रहा है पानी, तो पानी में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। कितना मिला रहा है, तो 8 लीटर मिला रहा है। चलिए हम ऐड कर दिए, तो दूध हो गया 25 का 25 लीटर ही रहेगा। और पानी कितना हो जाएगा, तो 20 और 8 हो जाएगा 28 लीटर। ठीक है, यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना आ जाएगा, तो दूध और पानी का अनुपात आ जाएगा 25 अनुपात कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मिश्रण में हम कोई भी मात्रा को निकालते हैं, तो निकाली गई मात्रा और शेष मिश्रण में अनुपात और प्रतिशत में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर हम उस मिश्रण में या तो हम बाहर से कोई भी मात्रा मिला देते हैं, तब उसके अनुपात और प्रतिशत में क्या होता है, परिवर्तन होता है। एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया दूध मिला करके, दूसरा एग्जाम्पल हमने आपको बताया पानी मिला करके। क्लियर, पहला अनुपात कितना था, 5:4। बाद में कितना आ रहा है, दूध और पानी का अनुपात 25:28 आ रहा है। बात समझ में आया। और जो नहीं मिलाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। मिला रहा है पानी, तो पानी का मात्रा बढ़ेगा ना, तो अनुपात में पानी में परिवर्तन होगा। बात समझ में आया। और एक थर्ड पॉइंट जो होता है, ठीक है, थर्ड पॉइंट भी इसमें लिख लीजिए कि जिसकी मात्रा मिलाई जाती है, ये पॉइंट हम पहले से अनुपात समानुपात में पढ़े हैं कि जिसकी मात्रा मिलाई जाती है उसमें वृद्धि होती है और जिसकी मात्रा नहीं मिलाई जाती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जिसको मिलाएंगे उसको छोड़ देंगे, बाकी को बराबर करेंगे। ठीक है, जैसा हम पहले करते आते। तीसरा पॉइंट नोट में लिख लीजिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि जिसकी मात्रा क्या करेंगे, मिलाई जाती है, जिसकी मात्रा मिलाई जाती है उसमें उसमें वृद्धि होती है। उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा। यहाँ देखिए, पानी मिला रहा था, पानी की मात्रा में वृद्धि हो रहा है, वृद्धि होती है। तथा जिसकी मात्रा जिसकी मात्रा नहीं मिलाई जाती है, जिसकी मात्रा नहीं मिलाई जाती है, नहीं मिलाई जाती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होती, नहीं होती। ठीक है, अर्थात कहने का अर्थ क्या है, अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो सोल्व कैसे करेंगे। हमने पिछला भी समानुपात अनुपात में बताया है कि जिसको मिलाया जाएगा उसको छोड़ देंगे, बाकी को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अर्थात जिसको मिलाया जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ना आपको प्रश्न बनाने में काम आएगा। जिसको मिलाया जाएगा उसे क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे, उसे छोड़ देंगे और बाकी को बराबर करेंगे, और बाकी को बराबर करेंगे। बात समझ में आया, बाकी को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो मिक्सचर में जो है ये 3 पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब इसका प्रश्न आएगा तो ये 3 बातों को हम एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ कि अगर मिश्रण में हम मात्रा निकालते, कोई भी मात्रा, यानी अब 40 लीटर का मिश्रण है, 10 लीटर निकाल दो, 20 लीटर निकाल दो, या पूरा का पूरा ही निकाल दो, तो जो निकाली गई मात्रा है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और साथ ही साथ जो मात्रा शेष बचेगी उसमें भी अनुपात और प्रतिशत में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर मिश्रण में हम बाहर से कोई भी मात्रा मिलाते हैं तो प्रतिशत भी बदलता है और साथ ही साथ अनुपात भी क्या होगा, बदल जाएगा। और जिसकी मात्रा मिलाई जाती है उसमें वृद्धि होती है और जिसकी मात्रा नहीं मिलाई जाती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वह कांस्टेंट रहता है। अर्थात जिसको मिलाया जाएगा उसे हम छोड़ देंगे, बाकी को बराबर करके हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका मिक्सचर का कंसेप्ट। ठीक है, ये 3 पॉइंट जो है वो ऑलवेज आप क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। ठीक है,
अभी हम समझते हैं एलिगेशन क्या होता है। ठीक है, डिफिनेशन तो आपको पता है कि जब दो शुद्ध पदार्थ को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो बनेगा उसे हम कहेंगे मिक्सचर, और जब दो अशुद्ध पदार्थ को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो बनेगा उसे हम कहेंगे एलिगेशन। तो आपने बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे कि देखिए, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न आ जाए, या आप वर्क एंड टाइम का कार्य और समय का वर्क मतलब प्रॉब्लम आ जाए, या अनुपात समानुपात का ही प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसे बहुत टाइप का प्रश्न है, जिस प्रकार से हम अनुपात समानुपात से बनाते हैं उसी को हम मिक्सचर और एलिगेशन से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको मिक्सचर और एलिगेशन, मिक्सचर तो समझ में आया। अभी एलिगेशन जो है, आपको एलिगेशन के लिए समझना होगा कि एलिगेशन जो है वो कैसे लगाते हैं। ठीक है, और एलिगेशन को जो है वो क्या बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? एलिगेशन के बारे में। ठीक है, मिक्सचर तो समझ लिए कि मात्रा निकालने से अनुपात प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन मिलाते हैं तो परिवर्तन होता है। अभी हम समझते हैं एलिगेशन क्या है। ठीक है, तो एलिगेशन लगाने के लिए सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए। ठीक है, एलिगेशन लगाने के लिए हमको 3 मान की जरूरत होती है। कितने मान की? 3 मान की जरूरत होती है। कौन कौन सा? तो एक होता है अलग अलग मान। ठीक है, अलग अलग मान, तो ये हो गया 2 मान, तथा संयुक्त मान। ठीक है, अलग अलग मान और संयुक्त मान। बात समझ में आया? एलिगेशन के लिए हमको 3 मान की आवश्यकता होती है। कितने मान की आवश्यकता होती है? 3 मान की आवश्यकता होती है। वह 3 मान कौन होगा? अलग अलग मान और संयुक्त मान। और यह संयुक्त मान का जो वैल्यू होगा वह 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। क्या होगा? ये संयुक्त मान जो है वह 1 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा? छोटा होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु का प्राइस है P1। क्या है? कोई वस्तु का प्राइस है P1 और कोई दूसरा वस्तु का प्राइस है P2। क्लियर है? और दोनों को मिलाने से जो प्राइस बनेगा, ठीक है, वह प्राइस बन जाता है, सपोज मान लिया जाए कि M बनता है। ठीक है, तो अलग अलग मान क्या हो गया? तो अलग अलग मान हो गया P1 P2 और संयुक्त मान होगा M। तो ये संयुक्त मान जो M जो होगा वह एक P1 से या तो बड़ा होगा, या अगर P1 से बड़ा है तो P2 से छोटा होगा, अगर P2 से बड़ा है तो P1 से छोटा होगा। मतलब 1 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा? छोटा होगा। बात समझ में आया? तो एलिगेशन के लिए हमें कितने मान की जरूरत होती है? 3 मान की जरूरत होती है, अलग अलग मान और संयुक्त मान। फिर से एक बार समझते हैं। एलिगेशन का हम डिफिनेशन समझ लिए कि जब दो अशुद्ध पदार्थ को एक साथ मिलाते हैं तो जो मिश्रण तैयार होता है उसे हम एलिगेशन कहते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ, क्लियर है? एलिगेशन लगाने के लिए किसी प्रश्न जब लगाएंगे तो इसके लिए हमको 3 मान की जरूरत होती है, अलग अलग मान और संयुक्त मान। संयुक्त मान का वैल्यू जो है वह 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। क्लियर है? 1 से क्या होगा? 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए हम दोनों कंडीशन में देखते हैं। ये हो गया अलग अलग मान। ठीक है, ये हो गया अलग अलग मान। और जो संयुक्त मान होगा, जो संयुक्त मान होगा, ठीक है, संयुक्त मान को हम मान लिया जाए m। ठीक है, तो हम इसमें एक कंडीशन मान लेंगे। हम क्या बोले? m संयुक्त मान का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा। तो सपोज मान लेते हैं कि m का जो है मान है, ठीक है, वह P2 से क्या है? बड़ा है। जब P2 से बड़ा होगा तब एलिगेशन लगाइए। ठीक है, एलिगेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग मान को लिख देंगे। ठीक है, और ये संयुक्त मान जो होगा, ठीक है, संयुक्त मान को हम बीच में लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। और हम जानते हैं, कंडीशन लिए हैं कि m का मान जो है वह P2 से क्या है? बड़ा है। और इसको क्रॉस जो है वह घटा देंगे। ठीक है, इसमें संयुक्त मान 1 से बड़ा होगा और दूसरे से क्या होगा? छोटा होगा। हम मान लिए कि संयुक्त मान का मान जो है वो P2 से क्या है? बड़ा है। जब P2 से बड़ा है तब P1 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब इसको जो है एलिगेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस जो है वह हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्रॉस क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तब बड़ा किससे है? तो m जो है वह बड़ा है P2 से, तो यहाँ हो जाएगा m माइनस हो जाएगा P2। बात समझ में आया? अनुपात, अगर m बड़ा है P2 से तब अगला क्या होगा? संयुक्त मान 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो जब P2 से बड़ा है संयुक्त मान तब P1 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ये क्रॉस जब घटाएंगे तब क्या आ जाएगा? P1 माइनस हो जाएगा m। बात समझ में आया कि एलिगेशन लगाने के लिए हमें 3 मान की जरूरत होती है, अलग अलग मान और संयुक्त मान। सपोज मान लेते हैं कि अलग अलग मान P1 और P2 है और संयुक्त मान m है।
अब इसमें एलिगेशन लगाने के लिए हम मान लेंगे कि एम एम संयुक्त मान का मान जो है वह क्या है, आपका P2 से बड़ा है। अब जब एलिगेशन हम लगाएंगे तो अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस हम घटाते हैं। तो जब m बड़ा है P2 से तो m माइनस P2, और जब m बड़ा है P2 से तो P1 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा, तो P1 माइनस m होगा। चलिए हम एक प्रश्न लेते हैं, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि कोई 15 रुपया, ठीक है, 15 रुपया पर केजी जो है, कुछ ही ले लें, कुछ भी हो सकता है, केला, आम, बंदर, कुछ भी। मान ले किसी वस्तु का दाम जो है वह, जैसे सपोज मान ले, चलिए हम केला ही लेते हैं, केला नहीं तो दर्जन में हो जाएगा। ठीक है, जब सपोज मान लिया जाए कोई चीनी लेते हैं, कि कोई चीनी वस्तु है, एक चीनी का जो है, कोई एक चीनी वन जो है उसका दाम है 15 रुपये प्रति केजी, मैंने 1 केजी का दाम है 15 रुपया, और दूसरा जो चीनी है, ठीक है, उसका दाम है 12 रुपया पर केजी। ठीक है, 12 रुपया पर केजी। ठीक, अभी हम दोनों मिला देते हैं, सपोज ऐसे समझ लीजिए कि इतना केजी चीनी जो है ये 12 रुपया पर केजी है। ठीक है, और एक चीनी जो है आपको 15 रुपया पर केजी। ठीक है, चलिए पहले 15 लिए हैं तो पहले 15 ही लिख दीजिए, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। एक चीनी जो है, ठीक है, वो 15 रुपये पर केजी है, मतलब 1 केजी का दाम जो है 15 रुपया है, और एक चीनी जो है वो आपको 12 रुपया क्या है, पर केजी है। यहाँ 12 रुपया 15 रुपया पर केजी लीजिए। अब कह रहे हैं कि दोनों को मिला दीजिए, मतलब 15 रुपये केजी वाला चीनी और 12 रुपये केजी वाला चीनी को जब मिला देंगे, ठीक है, तो कितना कितना अनुपात में हम मिलाएंगे, यानी कि मिलाने के बाद जो है, जो संयुक्त मान जो होगा, ठीक है, मिलाने के बाद जो है चीनी का दाम जो है वह कितना हो जा रहा है। सपोज मान लिया जाए कि 13 रुपया 50 पैसे, ठीक है, 13 रुपये 50 पैसे पर केजी जो है वह चीनी का दाम। बात समझ में आया, फिर से समझते हैं। 15 रुपये पर केजी वाला एक चीनी है, एक 12 रुपये पर केजी वाला चीनी है। ठीक है, खरीद के लाया, खरीद के लाने के बाद जो है उस चीनी को मिला दिया, और मिलाने के बाद जो है उसे 13 रुपया पर केजी जो है वह चीनी का दाम हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है, तो हम बताए थे कि ये हो गया, ये हो गया अलग अलग मान, और ये हो गया आपका संयुक्त मान। तो हम बताए थे कि संयुक्त मान का वैल्यू जो है वह 1 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तब देखिए संयुक्त मान का वैल्यू जो है वो 15 से क्या है, छोटा है, और 12 से क्या है, बड़ा है। अब हम एलिगेशन लगाने के लिए यहाँ पर अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस हम गुना करते हैं। तो जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो 15 में से 13.50 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15 माइनस 13.50। ठीक है, तो यह मान आ जाएगा आपका 1.5। और यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो 13.50 से कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 13.50 और माइनस हो जाएगा 12। ठीक है, यह अनुपात निकल जाएगा, तो यहाँ से घटाइएगा तो कितना अनुपात आ जाएगा, 1:1.5। ठीक है, कट जाएगा 1.5 से 1.5, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 15, मतलब कितना चीनी हम मिलाएं, ठीक है, तो 13 रुपये 50 पैसे के दाम हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर हम 15 रुपये केजी वाला चीनी को 1 केजी रखते हैं, और 12 रुपये केजी वाला चीनी को भी 1 केजी रखते हैं, और दोनों को जब मिलाते हैं, तब चीनी का दाम जो है वह 13 रुपये 50 पैसा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और किसी भी प्रश्न में हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि एलिगेशन लगाने के लिए हमको 3 मान की जरूरत होती है, अलग अलग मान और संयुक्त मान। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि संयुक्त मान का वैल्यू जो है वह 1 से बड़ा होगा और दूसरा से छोटा होगा। अब एलिगेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस हम घटाते हैं। तभी यह प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर यह अनुपात जो आ रहा है यह अनुपात जो है वह किसका आ रहा है। ठीक है, रुपया का अनुपात आ रहा है, चीनी का अनुपात आ रहा है, या किसका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात जो है, यह अनुपात आएगा केजी का। ठीक है, किसका अनुपात आएगा, केजी का। ठीक है, इसमें आप पॉइंट नोट रखिए कि जिसके प्रति हम एलिगेशन लगाते हैं, फिर से, जिसके प्रति हम एलिगेशन लगाते हैं, अनुपात उसी का आता है। ठीक है, यहाँ पर एलिगेशन हम लगा रहे हैं तो किस, यहाँ पर प्रति में क्या है, प्रति में है केजी, यहाँ भी है केजी और यहाँ भी है केजी, तो अनुपात किसका आएगा, केजी का आएगा। बात समझ में आया? यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हम एलिगेशन लगाते हैं उसी का अनुपात आता है। रिस्पेक्ट का मतलब है प्रति। तो एक पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट क्या करेंगे कि जिसके रिस्पेक्ट में एलिगेशन लगाएंगे
जिसके रिस्पेक्ट में एलिगेशन लगाते हैं उसी का अनुपात निकलता है। उसी का क्या निकलेगा? अनुपात निकलता है। बात समझ में आया? यहाँ पर एलिगेशन किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे थे? केजी के रिस्पेक्ट में ना, क्योंकि हम जान रहे थे चीनी जो है 15 रुपया पर केजी और चीनी जो है 12 रुपया पर केजी, यानी कि पर केजी में क्या है, मतलब पर में क्या है, यानी प्रति में क्या है, केजी। तो अनुपात किसका निकलेगा? केजी का निकलेगा। बात समझ आया? चलिए एक हम एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज मान लिया जाए कि यहाँ पर 20 रुपया रेट से लिखते हैं प्रश्न। सपोज मान लिया जाए कि 20 रुपया प्रति दर्जन जो है वह केला है, ठीक है, और एक केला जो है वो 15 रुपया प्रति दर्जन दूसरा केला है, ठीक है, 15 रुपया प्रति दर्जन जो है दूसरा केला। अब कह रहे हैं कि दोनों केला को जो है मिलाने के बाद, ठीक है, दोनों केला को जब मिला देंगे, मतलब किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उसका दाम जो है कितना होना चाहिए? 18 रुपया प्रति दर्जन होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न को फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा है कि 20 रुपया प्रति दर्जन कोई केला है और एक दूसरा केला जो है 15 रुपया प्रति दर्जन। फिर कह रहा है उस दोनों केला को किस अनुपात में मिलाएंगे कि केला का दाम कितना होना चाहिए? 18 रुपये प्रति दर्जन में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एलिगेशन हम लगाएंगे, ठीक है, तो एलिगेशन जब लगाएंगे तो एलिगेशन लगाने के लिए हो गया अलग अलग मान और ये हो गया आपको संयुक्त मान। तो हम जानते हैं कि संयुक्त मान का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा? छोटा होगा। तो 18 जो है वो 15 से क्या है? बड़ा है और 20 से छोटा है। एलिगेशन लगाने के लिए हम क्रॉस क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 18 और यहाँ हो जाएगा 18 माइनस क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। संयुक्त मान का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। जिससे बड़ा होगा उससे घटा देंगे और जिससे छोटा होगा वो संयुक्त मान में से घट जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर अनुपात किसका आया? तो यह अनुपात आया है प्रति में क्या है? प्रति में है दर्जन। प्रति में क्या है? दर्जन। तो यहाँ जो अनुपात आएगा वो किसका अनुपात आएगा? दर्जन का अनुपात है, हमेशा याद रखिए। एलिगेशन जब हम लगाते हैं तो जिसके प्रति एलिगेशन हम लगा रहे हैं अनुपात उसी का है। यहाँ पर एलिगेशन लगाया जा रहा है दर्जन के प्रति में रिस्पेक्ट में, तो अनुपात आएगा दर्जन का अनुपात आएगा। ठीक है, तो 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 और 20 में से 18 घटाएंगे तो 2। ठीक है, यानी कि किसका अनुपात आया है? तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा आपका दर्जन का अनुपात आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका 20 रुपये प्रति दर्जन वाला 3 दर्जन और 15 रुपये प्रति दर्जन वाला 2 दर्जन को जब मिलाएंगे, ठीक है, तब जो है हमारा 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से केला का दाम होगा। बात समझ में आए? तो यहाँ पर जब एलिगेशन हम लगाएंगे तो एलिगेशन में जो अनुपात फाइंड आउट होता है वह अनुपात किसका आता है? तो जिसके प्रति में हम एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है, अनुपात भी उसी का आता है। बात समझ में आए? अगर इसी प्रश्न में अगर ये पूछ देता है कि 20 रुपये प्रति दर्जन वाले 9 दर्जन खरीदा गया, ठीक, इसी में अगर ये कह दे कि 20 रुपये प्रति दर्जन वाला 9 दर्जन खरीदा गया तो 15 रुपये प्रति दर्जन वाला कितना होगा? सपोज मान लीजिए इसी में कह देता है कि 20 रुपये प्रति दर्जन वाला 9 दर्जन खरीदा गया। कितना दर्जन? 9 दर्जन। तो 15 रुपये प्रति दर्जन वाला कितना दर्जन होगा? बात समझ में है? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अनुपात 20 रुपये प्रति दर्जन का अनुपात कितना? अनुपात 3। तो अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा? अनुपात 3 का मान ये कितना दर्जन खरीदा है? 9 दर्जन। तो अनुपात 3 का मान हो जाएगा 9, तो 3 तिहाई 9। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 3। तो कह रहे 15 रुपये प्रति दर्जन वाला, तो 15 रुपये प्रति दर्जन का अनुपात कितना है? 2 है। तो अनुपात 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 3 बराबर कितना? 6 दर्जन। बात समझ में है? तो ऐसे जो है आपको एलिगेशन लगाना है और ऐसे आपको एलिगेशन से जो है वह वैल्यू एकदम बेसिक से समझिए। पहले हमने समझा मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर में 3 पॉइंट हमने बताया कि जब मिक्सचर की मात्रा निकालने से निकाली गई मात्रा में अनुपात और प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा शेष जो मिक्सचर बचेगा उसमें भी अनुपात और प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि अगर मिक्सचर में हम कोई बाहर से कोई भी मात्रा अगर मिलाते हैं तब अनुपात और प्रतिशत दोनों में परिवर्तन होगा। तीसरा पॉइंट हमने मिक्सचर में देखा कि जिसकी मात्रा मिलाई जाती है उसमें वृद्धि होती है और जिसकी मात्रा नहीं मिलाई जाती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जिसको हम मिलाएंगे उसको छोड़ देंगे, बाकी को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। एलिगेशन में हमने देखा कि एलिगेशन के लिए जो है वह
तीन मान की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट है अलग अलग मान और संयुक्त मान। संयुक्त मान का वैल्यू जो है वह एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा हमने इसमें पॉइंट समझा कि एलिगेशन लगाने के लिए हमको क्रॉस क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। ठीक है। चौथा पॉइंट हमने ये समझा कि एलिगेशन लगाते हैं तो जो अनुपात निकलता है वह किसका अनुपात निकलता है, तो वह अनुपात निकलता है आपको, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में एलिगेशन लगाएंगे उसका अनुपात निकलेगा। अच्छा आप लोग हमको बताइए कि सपोज मान लिया जाए को कोई एक आपको दे दिया 10 रुपया और एक दूसरा मान दे दिया है 15 रुपया। ठीक है, 10 रुपया और 15 रुपया और दोनों को जो है वो संयुक्त मान यहाँ पे दे दिया 12 रुपया। ठीक है, तब क्या यहाँ पे एलिगेशन लगेगा? ठीक है, यहाँ पे एलिगेशन लगेगा? तो इसका जवाब है नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे प्रति में जो है कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, जब प्रति में नहीं दिया है तो एलिगेशन क्या होगा? एलिगेशन जो है, ठीक है, एलिगेशन जो है आपका नहीं लग सकता। यानी एलिगेशन लगाने के लिए जो अनुपात में यहाँ पे निकलेगा, ऐसा नहीं कि आप लोग घटा दीजिए, ये 15 में से 12 घट जाएगा तो हो जाएगा 3 और 12 में से 10 घट जाएगा तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये अनुपात हो गया 3:2। नहीं, ये गलत है। क्योंकि एलिगेशन लगाने के लिए हमको अलग अलग मान और संयुक्त मान तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ हमको जो है एलिगेशन जो है वो रिस्पेक्ट में लगता है, यानी कि जिसके प्रति हम लगाए। यहाँ पर एलिगेशन लगाया था हमने दर्जन के रिस्पेक्ट में, तो हमको दर्जन का अनुपात है, लेकिन यहाँ पर प्रति कुछ दिया हुआ है नहीं, तब एलिगेशन जो है यहाँ पे नहीं लगेगा। बात समझ में आया? ठीक है। अभी जो है आपका जो टाइप ऑफ क्वेश्चन में जो हेल्प कर मतलब हेल्प जो लेना है, ठीक है, वो कैसे समझना है हमको। तो सपोज मान लिया जाए कि चलिए एक पॉइंट करके लिख लीजिए। ठीक है, पहला में लिख लीजिए कि कोई दाम है 1 रुपया प्रति केजी और दूसरा है आपको ₹Y प्रति केजी। ठीक है, ये अलग अलग मान दे दिया और संयुक्त मान सपोज मान लिया दे दिया है कि आपको Z प्रति केजी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुपात आएगा, ठीक है, यह अनुपात किसका आएगा? तो यह अनुपात जो आएगा वो केजी का है, क्योंकि रिस्पेक्ट में किसका है? केजी का। तो अनुपात किसका आएगा? केजी का अनुपात है। वास्तव में जिसके रिस्पेक्ट में एलिगेशन लगाते हैं अनुपात उसी का निकलता है। सपोज मान लिया दिया जाता है कि x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, दूसरा चाल जो है आपको y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दोनों का संयुक्त मान जो है वह कितना दिया है? z किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जो एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन में किसका अनुपात निकलेगा? तो प्रति में क्या है? तो प्रति में आपको घंटा है, यानी कि एलिगेशन निकलेगा आपका टाइम का अनुपात निकलेगा। किसका अनुपात निकलेगा? टाइम का अनुपात निकलेगा। बात समझे? यहाँ पर किसका अनुपात निकलेगा? तो केजी का अनुपात निकलेगा। हमेशा याद रखिए, जिसके रिस्पेक्ट में एलिगेशन लगाते हैं उसी का अनुपात निकलता है। ठीक है, तीसरा में लिखिए जैसे हम जानते हैं क्या है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हम जानते हैं प्रॉफिट बटा होता है सीपी और इंटू होता है 100, होता है ना। तो अगर यहाँ पर हम मान लिया जाए, अगर यहाँ पर लॉस रहता, ठीक है, ये हो गया, तो लॉस प्रतिशत अगर निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाता है लॉस बटा सीपी और इंटू 100। तो सपोज मान लिया जाए कि दे दिया आपका कि P1% जो है क्या है? P1% लाभ है, ठीक, और यहाँ पर P2% जो एक लाभ है, और दोनों का जो संयुक्त लाभ है, ठीक है, वह कितना दिया है? यह आपको P3% दिया है। तो यहाँ पर अनुपात एलिगेशन लगाएंगे तब अनुपात किसका आएगा? तो यहाँ पर अनुपात आएगा किसका? किसके रिस्पेक्ट में लगाते हैं? सीपी के रिस्पेक्ट में, यानी कि कॉस्टिंग प्राइस यानी क्रैमूल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अनुपात जो आएगा वो किसका आएगा? अनुपात आपका क्रैमूल का अनुपात आएगा। बात समझ में आया? किसका अनुपात आएगा? क्रैमूल का अनुपात। इसी में तो प्रॉफिट में आ गया। अभी इसी में अगर लॉस का था कि यह आपका L1 लॉस प्रतिशत है और यहाँ पर L2 लॉस प्रतिशत है और संयुक्त मान जो है आपको L3 लॉस प्रतिशत है, तब किसका एलिगेशन लगाने के बाद अनुपात किसका आता है? तो यहाँ पर आपको यहाँ पे भी क्रैमूल का ही आता है। बात समझ? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटा कॉस्टिंग प्राइस और इंटू 100, यानी कि लाभ बटा क्रैमूल और इंटू क्या होता है? 100 होता है। बात समझ में आया? तो ये सभी जो है आपको जब प्रश्न आएगा आगे हम टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया? इसी प्रकार से अगर हम मान लिया जाए कि कोई अगर ब्याज दिया हुआ है, ठीक है, ब्याज 1 है और ये आपका ब्याज 2 है, ठीक, यहाँ पर आपका संयुक्त मान अगर हम सपोज मान लिया कि ब्याज जो है आपका 3 है, ठीक है, यहाँ पर हम निकालेंगे तब किसका अनुपात निकलेगा?
तो यहाँ पर अनुपात निकलेगा, किसका निकल सकता है बताइए, मूलधन का, क्योंकि ब्याज किसके ऊपर लगता है, मूलधन के ऊपर। तो यहाँ पर अनुपात निकलेगा, मूलधन का अनुपात निकलेगा। बात समझ में आया। सपोज मान लिया जाए कि हमको औसत औसत जो है वह चाल रहता है, ठीक है, औसत रहता चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी बटा समय, ठीक है। तब यहाँ पर जब निकालेंगे तब किसका अनुपात निकलेगा, ये आपका समय का, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हम एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है, अनुपात जो है वह उसी का निकलता है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका मिक्सचर और एलिगेशन का जो है आपको कंसेप्ट हो गया। ठीक, अगले क्लास में जो है हम समझेंगे कि एलिगेशन और मिक्सचर से जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने हैं वो हम पहले क्लियर करेंगे, खत्म करेंगे, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न आए हुए हैं वो उसको हम समाप्त करेंगे। जैसे हमने रेशियो प्रोपोर्शन को पढ़ा है वैसे मिक्सचर एलिगेशन को भी पढ़ेंगे, और इसके बाद हम जितने चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम सारा में हम इसी तरह से पहले कंसेप्ट बताएंगे, इसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ाएंगे, और इसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपको जो है वो कंसेप्ट भी पता हो, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पता हो, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप बनाना सीख जाए, और आपको एक अनुमान मालूम चल जाएगा कि यहाँ जो किस लेवल का जो है आपको रेलवे में प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर है। तो हम आज के क्लास में जो पढ़े थोड़ा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को हम समाप्त करेंगे और अगले क्लास में टाइप ऑफ क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने देखा कि मिक्सचर और एलिगेशन क्या है। तो मिक्सचर क्या है कि जब दो शुद्ध पदार्थ को हम एक साथ मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। क्लियर है। जैसे दूध और पानी को मिला, दूध अपने आप में शुद्ध है और पानी भी अपने आप में शुद्ध है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर। एलिगेशन क्या होता है, तो एलिगेशन कहने का अर्थ ये है कि जब दो अशुद्ध पदार्थ को एक साथ मिलाएंगे तब जो है वह एलिगेशन कहलाए, लेकिन हिंदी में दोनों का हम मिश्रण ही कहेंगे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश में अलग अलग होता है लेकिन हिंदी में मिश्रण ही कहेंगे। आपको मिक्सर में हमने देखा था कि अगर कोई मिश्रण है, मिश्रण में जो अगर हम कोई भी मात्रा को निकालते हैं तो निकाली गई मात्रा और शेष मात्रा में अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है, साथ ही प्रतिशत में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मिक्सचर दिया हुआ है और उस मिक्सचर में जो अगर हम कुछ बाहर से मिला देते हैं, ठीक है, तब उसका अनुपात में भी परिवर्तन होगा और प्रतिशत में भी परिवर्तन होगा। क्लियर है। अब जिसकी मात्रा हम मिलाएंगे उसकी जो मात्रा हम मिलाएंगे उसकी मात्रा वृद्धि होगी, और जो मात्रा नहीं मिलाएंगे उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जिसको मिलाए हैं उसको छोड़ेंगे, बाकी को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। फिर हमने एलिगेशन के बारे में पढ़ा कि एलिगेशन के लिए हमको 3 मान की जरूरत होती है, ठीक है, अलग अलग मान और संयुक्त मान। अलग अलग मान सपोज मान लिया P1 और P2 है, संयुक्त मान m है, तो m का मान जो है अलग एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। ठीक है। एलिगेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, एलिगेशन लगाने के लिए हम क्रॉस घटाते हैं। ठीक है, क्रॉस क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अगर m बड़ा है P2 से तो ये हो जाएगा क्या, m माइनस P2 हो जाएगा, और जब एक से बड़ा हो गया तो एक से क्या होगा, छोटा हो जाएगा, तो P1 माइनस m। बात समझ में आए। और यहाँ पर जो अनुपात निकलता है वो अनुपात किसके निकलता है, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम लगाएंगे, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम लगाते हैं उसी का अनुपात निकलता है। यानी कि अगर हम पर केजी के रिस्पेक्ट में लगाए हैं तो केजी का अनुपात निकलेगा। अगर हम लाभ में अब पर में के प्रति किसके रिस्पेक्ट में, क्रैमूल के रिस्पेक्ट में लाभ हम निकालते हैं तो क्रैमूल का निकलेगा। अगर हम चाल का दिया हुआ अलग अलग मान संयुक्त मान, तो अगर एलिगेशन लगाएंगे तो चाल किसमें है आपका समय के रिस्पेक्ट में होता है, तो समय का अनुपात निकलेगा। बात समझ में आया। तो ये आपका जो है आज के क्लास में हमने समझा मिक्सचर और एलिगेशन का जो है कंसेप्ट समझ लिया। अगले क्लास में हम टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि जितना मेहनत हम कर रहे हैं आप लोग उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे हैं। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।